नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 19 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम नहीं है। जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के तौर पे 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं और आने वाले शिफ्ट में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और मिलेगा ही। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों आप लोगों के ही फरमाइश पे मैंने इंग्लिश के इम्पोर्टेंट जो आप ग्रामर के रूल है उनसे संबंधित एक वीडियो बना दिया है। ये ट्रायल पर्पस का वीडियो है। अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस किया तो ही आगे ये सीरीज चलेगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी। क्योंकि देखिए मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ और अभी तक सोया नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को एग्जाम में कुछ मेरे तरफ से जो है मदद मिल जाए। इसके लिए क्वेश्चन सर्च करता हूँ और जो अच्छा हो पाता है उतना अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि ये जो वीडियो है हमारा ये दूसरे तक पहुँचाए, शेयर करें। और कुछ नहीं आपसे, मुझे और कोई नहीं कुछ चाहिए। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न है। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। जैसे पिछले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि भारत का सीएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया, तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है ये असम के जोरहाट में किया गया है। जोरहाट से कुछ याद आ रहा है आपको? आना चाहिए। कामाख्या मंदिर जोरहाट, इसके अलावा जो माजुली द्वीप है ये भी आपका जोरहाट के पास ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो दुनिया के सबसे बड़े द्वीप हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना है। तीनों चीज हो गया। एक तो आपका शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हो गया जोरहाट में, कामाख्या मंदिर हो गया और माजुली नदी द्वीप हो गया। तीनों असम के अंदर है, जोरहाट में। इसके अलावा भारत में जो प्रथम पेट्रोलियम की खोज हुई थी ये आपका डिगबोई में हुआ था। कब हुआ था भाई? तो 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में। और कुछ हुआ है याद आ रहा है आपको? याद आना चाहिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जो डिगबोई में तेल की खोज हुई थी ये भी 1901 में और आपका नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी 1901 ईस्वी से ही हुआ था। इसके अलावा भारत का जो है पहला सीएनजी टर्मिनल जो आपका पूछा जा चुका है, इसकी स्थापना गुजरात के भावनगर में है। गुजरात के भावनगर में और क्या है? नमक अनुसंधान केंद्र है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गुजरात में बहुत कुछ है आपको। गुजरात और उड़ीसा ये दोनों टॉप पे रहते हैं, पूछे जाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो गुजरात में और भी है, पालीताना का जैन मंदिर है, ये याद रखना है। मोढेरा का जो गांव है मोढेरा, ये आपका 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, इंडिया का पहला। तो ये बात भी ध्यान रखना है। मोढेरा का सूर्य मंदिर भी है, मोढेरा में एक सूर्य मंदिर भी है, तो ये भी गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर ही आपका जो सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम कहते हैं, तो ये भी गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर ही धौलावीरा है, हड़प्पन साइट, जो अंतिम हड़प्पन साइट है आपका, जो यूनेस्को में शामिल किया गया है भारत के तरफ से। 40वें नंबर के हैं ये, है ना। और धौलावीरा में ही जो है मतलब पौराणिक जो प्राचीन काल का जो है खेल का मैदान का उत्खनन किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा गुजरात में जो है आनंद भी है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी है, ये बात भी ध्यान रखना है। अब उड़ीसा का बार बार लफ्ज आ रहा है जवान पे, तो उड़ीसा में क्या है भाई? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो ये याद रखना है। लिंगराज मंदिर है, ये याद रखना है। धनु जात्रा त्योहार मनाया जाता है, तो ये याद रखना है। चिल्का झील है, इसको समझिए। इसके अलावा आपका जो है उड़ीसा में, उड़ीसा के तट को कलिंग तट या उत्कल तट कहा जाता है, ये समझिए। महेंद्रगिरी की चोटी है, ये समझिए। देवमाली पर्वत चोटी है, तो ये समझिए। उड़ीसा में हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो ये समझिए। उड़ीसा के जो आपका जो कलिंग युद्ध हुआ था ये भी उड़ीसा संबंधित है 261 बीसी में, ये समझिए। इसके अलावा उड़ीसा में आपका एक रसीकुला समुद्र तट है, रसीकुला समुद्र तट, जहाँ पे ओलिव रिडले कछुआ की प्रजाति पाया जाता है, ओलिव रिडले कछुआ की, तो ये भी समझिए। गहिरमाथा कछुआ अभयारण्य ये भी उड़ीसा में है, तो ये भी समझना है। गोटीपुआ नृत्य ये भी उड़ीसा की है, तो ये भी समझना है। घुमरा नृत्य ये भी आपका उड़ीसा का है। छऊ नृत्य ये भी आपका उड़ीसा का है। तो ये सब बात आपको उड़ीसा से ध्यान रखना है।
हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये भी उड़ीसा के अंदर हुआ है। कलिंगा स्टेडियम पूछेगा कहाँ है, इसी स्टेडियम में हुआ है। कलिंगा स्टेडियम जो है ये आपका भुवनेश्वर के अंदर है। और एक और स्टेडियम में हुआ है, 2 स्टेडियम में हुआ है हॉकी वर्ल्ड कप। बिरसा मुंडा स्टेडियम ये आपका जो है राउरकेला में है। राउरकेला स्टील प्लांट की जो है आपका किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। किसके सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से। हीराकुंड बांध परियोजना ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका उड़ीसा के अंदर है, जो भारत का सबसे लंबा बांध परियोजना है, जो महानदी पर स्थित है। तो इतनी बात आपको उड़ीसा के बारे में भी ध्यान रहना चाहिए आपके पॉकेट में, ठीक है। सिर्फ रखना ही नहीं है भाई, निकाल के यूज भी करना है। इसके अलावा भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी बायोगैस प्लांट की स्थापना कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। और मध्य प्रदेश के इंदौर जो है इंडिया में स्वच्छता रैंक में फर्स्ट स्थान हासिल किया है लगातार 6 टाइम, 6ठी बार, ठीक है। अगर आपसे पूछे स्वच्छता रैंक में सेकेंड पोजीशन पे कौन सा शहर है, तो गुजरात का सूरत शहर, सकल सूरत इसका अच्छा है। इसका अलावा जो अगर तीसरा स्थान पूछे तो न्यू मुंबई का जो है, न्यू मुंबई का न्यू बम्बई लिख दिया, न्यू मुंबई, अभी बम्बई नहीं है भाई, मुंबई है। न्यू मुंबई तीसरा स्थान पे है। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे, त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन पीसीएस लेवल तक पूछा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों वंशों के बीच में लगभग 175 वर्ष तक जो है गर्मा गर्मी चली थी, ठीक है। और ये कब होती है, तो इसका एग्जैक्ट ईस्वी आपसे नहीं पूछता है, 8वीं सदी में हुई थी। पूछता है कि किस सदी में हुई थी, तो 8वीं सदी में, ठीक है। इसके अलावा पाल वंश के संस्थापक कौन है जी, तो गोपाल है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिहार वंश के संस्थापक पूछा जा चुका सीएचएसएल में, तो नागभट्ट प्रथम जो है ये प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इनकी 2 राजधानी हुई, कन्नौज और उज्जैन, ये 2 राजधानी हुई आपकी प्रतिहार वंश की। और गोपाल जो पाल वंश के संस्थापक हैं, तो इनकी राजधानी उस समय मुंगेर हुआ करता था। मुंगेर जो है आपका बिहार में है। इसके अलावा जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं, इन तीनों वंश के संस्थापक, और ये बता दूं राजधानी जो आपके त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल थे, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो है ये दंती दुर्गा है, इनका राजधानी मान्यखेट है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के राजा श्री कृष्ण प्रथम का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने ही एलिफेंटा और अजंता के गुफाओं को संरक्षण प्रदान करवाया था, जो महाराष्ट्र के अंदर है, और जिसे 1983 ईस्वी में प्रथम बार जो आपका यूनेस्को में शामिल हो रहा था भारतीय साइट, तो इसमें 4 साइट को शामिल किया गया था। तो एक तो आपका यूनेस्को में आपका एलिफेंटा का गुफा, एक एलोरा का गुफा, एक ताजमहल और एक आगरा का किला, इन चारों को पहली बार 1983 में यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। पेरिस के अंदर है, बारिश होने वाली है, पेरिस के अंदर है भाई यूनेस्को का मुख्यालय, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। यूनेस्को की स्थापना भी पूछा जाता है, 1945 में हुआ है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। यूनेस्को में भारतीय साइट कितने हैं, 40। अंतिम साइट कौन है, धौलावीरा, ये भी बात ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में किस संस्था का या फिर किस साइट का जो है नाम यूनेस्को में नॉमिनेट करने के लिए मतलब दिया गया है, लिस्ट को भेजा गया है, तो ये आपका हेलीवीड का मंदिर जो होयसल के द्वारा बनाया गया था, जो आपका कर्नाटक के अंदर स्थित है, इनको जो है शामिल करने की बात कही जा रही है यूनेस्को के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, थॉमस कप 2022 के रनर अप कौन है। देखिए थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, और ये पुरुष के बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन के 2 कप बड़े फेमस हैं, एक तो थॉमस कप है और दूसरा उबेर कप है। उबेर कप, हम गांव घर में ना यदि देरी हो जाता है ना, तो हमारे गांव में देरी को उबेर कह देता है, कितना उबेर कर दिया है ना। तो ये उबेर कप जो है ये लेडीजों का है आपका बैडमिंटन कप, और जो थॉमस कप है ये पुरुष का है। जो थॉमस कप 2022 है, इनके उप विजेता इंडोनेशिया रहे हैं रनर अप, अब विजेता रहे हैं भारत, तो वीवीआई बनेगा। विजेता रहा है भारत तो वीवीआई बनेगा। अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप का विजेता रहा ना भारत, तो पूछा गया ना वीवीआई हो गया। तो अंडर 90 T20 पुरुष वाला जो क्रिकेट हुआ था वेस्ट इंडीज में, इसके भी विजेता भारत थे। हालांकि ये तो बहुत पुराना हो गया इसीलिए अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन ये भी वीवीआई करके रखिएगा। और अंडर 90 महिला वाला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था। अंडर 90 पुरुष वाला T20 वर्ल्ड कप 2022 में वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ था, और दोनों ही भारतीय जीत लिया। लेकिन जो महीना वाला मुख्य T20 वर्ल्ड कप है ये 2023 के अंदर जो है साउथ अफ्रीका में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ है जी, हाँ साउथ अफ्रीका में ही हुआ है, और जीता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो थॉमस कप जो है उप विजेता इंडोनेशिया, और विजेता कौन रहे, तो भारत रहे।
अगला जो हमारा प्रश्न है जी, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है भाई, अभी तो इतने फैक्ट है, प्रश्न कहाँ बता रहे हो, इतना बताओ पहले। थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों बैडमिंटन संबंधित है, बता दिए हैं। थॉमस कप पुरुष से है, उबेर कप महिला से है, बता दिए हैं। डुरंड कप 2022 के विजेता जो है ये बेंगलुरु फुटबॉल क्लब है, और इनके कप्तान कौन है, सुनील छेत्री, जिसे 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया था। आपको याद होगा कि 12 गो आदमी को दिया गया था, तो जिसमें 2 गो बाहरी था और 10 गो ओलंपियन था। तो इन ओलंपियन में चाहे तो मेन वाले ओलंपिक चाहे तो पैरा ओलंपिक, दोनों सम्मिलित रूप से 10 आदमी थे, और 2 गो आदमी में एगो मिताली राज जो क्रिकेट में पहली बार जो है 10,000 रन बनाने वाली महिला बनी थी, और आपका जो है एगो सुनील छेत्री, ये दोनों बाहरी, और 10 गो ओलंपियन को मिला था 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है एक क्या आदमी को मिला है जी, शरद कमल को। बजट कम हो गया है, शरद कमल को मिला है, टेबल टेनिस खेलते हैं, और जो CWG गेम हुआ था 2022 में बैसवा, इसमें यहाँ पर इन्होंने 4 पदक जीता था, जिसमें 3 तक गोल्डे जीता था। इसी में तो कितने पुस्तक चलेगा, है ना। इसके अलावा डुरंड कप 2022 के विजेता कौन रहे, तो मुंबई फुटबॉल क्लब, ठीक है, मुंबई फुटबॉल, मुंबई सिटी होता है एक्चुअली, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब होता है, लेकिन यहाँ पे मुंबई लिखा गया है। बेंगलुरु जीता और मुंबई जो है वो विजेता रहा डुरंड कप 2022 के। किससे संबंधित है भाई, फुटबॉल से। और बेंगलुरु के कप्तान कौन है, सुनील छेत्री। फीफा 2026 का आयोजन कहाँ होगा जी, मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका के अंदर होगा। फटाफट लेडीज वाला बता दीजिए, लेडीज वाला फीफा 2023 के अंदर ही होगा, या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होगा, ठीक है। और अंडर T20 फीफा भी 2023 में होने वाला है, तो ये आपका इंडोनेशिया के अंदर होने वाला है, ठीक है। G20 का बैठक इंपोर्टेंट रहेगा, अभी तक पूछा नहीं गया है। G20 का बैठक 2023 के अंदर भारत में होने वाला है, ठीक है। और 2022 के अंदर, हाँ पूछ दिया गया भाई, 2022 के अंदर पूछा था, 2022 के अंदर पूछा गया तो इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है। और 2021 के अंदर अगर कोई पूछे तो भाई तो इटली के अंदर बता देना, III हो रहा है ना। इसके अलावा फीफा में गोल पोस्ट की गहराई कितना होता है, विवादास्पद क्वेश्चन है। और आपका SSC GD का आंसर सीट आने के बाद एक लड़का ने मुझे क्वेश्चन पोस्ट किया था कि सर देखिए इस पे मैं फैट कर सकता हूं क्या। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते हो भाई, यहाँ पे आप बातों को पहले समझिए। फीफा में गोल पोस्ट की गहराई, तो आप इसे गहराई थोड़ी कहेंगे, इसे गहराई नहीं कह सकते हैं आप, ये गहराई नहीं है, ये आपका लंबाई है, ये इसे आप गहराई कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं। तो ये जो है आपका 2.44 मीटर है, और ये है आपका लगभग 8 यार्ड 7.32 मीटर है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को इस फिगर के थ्रू, ठीक है, तभी फीफा वाला क्वेश्चन मारिएगा, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए उस दिन बुद्ध से जो है क्या पूछा गया था जी, हाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो आपका किस वृक्ष के नीचे हुआ था पूछा गया था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। तो मैंने भी बुद्ध साहब को फिर से रख लिया है ताकि जो है आपको काम आ जाए, ठीक है। तो बुद्ध को जो है प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ में दिए थे, ठीक है। इसके अलावा बुद्ध की जन्म जो है ये आपका लुम्बिनी में हुआ था, और मृत्यु जो है ये आपका कुशीनारा उस समय बोला जाता था, लेकिन आजकल इसे कुशीनगर बोला जाता है, जो आपका यूपी के अंदर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुई थी, और जो मृत्यु हुई थी तो अंतिम समय बुद्ध किसके संरक्षण में थे, तो मल्लों के देखरेख में बुद्ध जो है अपना अंतिम सांस लिया था। मल्ल जो है उस समय का गणराज हुआ करता था। इसके अलावा जो आपका भगवान बुद्ध, यहाँ पे तो प्रथम उपदेश है ना। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया था, सबसे अधिक उपदेश, है ना, सबसे अधिक उपदेश, हालांकि आज तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं अपने तरफ से कसर नहीं छोड़ना चाहता, तो ये आपका श्रावस्ती में दिया है। श्रावस्ती जो है कोसल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। एक क्वेश्चन और मिला आपको, ठीक है। महाजनपद 16 थे, जिसकी वर्णन आपका अंगुत्तर निकाय में है, ठीक है। 16 महाजनपद की वर्णन जो है ये आपका अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में मिलेगा, जिसमें कोसल एक महाजनपद थी जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और इसी की राजधानी मतलब राजा जो थे प्रसेनजीत थे, इन्हीं के काल में उंगुलीमाल डाकू हुआ था। ये सब तो एकदम जो है करी वाला चीज है ना। तो इसके अलावा बुद्ध के जो गृह त्याग किए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण, जो प्रथम उपदेश दिए थे आपका सारनाथ में, इसे धर्म चक्र परिवर्तन, जब बुद्ध की मृत्यु हो गई कुशीनगर में तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। इन तीनों घटना से संबंधित क्वेश्चन आए दिन एग्जाम में बिना पूछे मुंह उठा के आ जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के 4 संगति हुई थी, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलबन, कश्मीर। अब इनके जो है किस कौन कौन थे इस समय के संरक्षक, तो जो पहले हुआ था राजगिरी में ये थे अजात शत्रु। अब एक क्वेश्चन आता है कि अजात शत्रु किस वंश के थे, तो अजात शत्रु हर्यक वंश के थे। कौन,
हर्यक वंश के। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। ठीक है, एक बिंदुसार भी है, तो बिंदुसार मत मिला देना। ठीक है, बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश के अशोका जी का पिताजी हैं। परम पूज्य अशोक साहब जो हैं, मौर्य सम्राट, देवनाम प्यदसी कहा जाता है अशोक को, कलंग युद्ध लड़ा था, सांची का स्तूप बनवाया था, तो उनके पिता है बिंदुसार। अब बिंबिसार है आपके हर्यक वंश के संस्थापक, जो अजात शत्रु के पिता हैं। ठीक है, तो अजात शत्रु हो गया आपका हर्यक वंश के। इन्हीं के काल में प्रथम बार जो है बौद्ध संगति हुई थी राजगीर के अंदर। इसके अलावा वैशाली के अंदर कालाशोक के समय, पाटलिपुत्रा के अंदर जो है अशोक के समय, और कुंडलवन कश्मीर के अंदर जो है कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हमारा और क्या है भाई, और फैक्ट है भाई, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए, किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। और महावीर किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिसे अंतिम तीर्थंकर मान सकते हैं आप। और ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। बुद्ध का गुरु न जाने सीजीएल जो है कितना लाख बार पूछा है, तो बुद्ध जो गुरु हुए थे वे अलार कलाम हुए थे। अलार कलाम साहब, सोचिए कितने महान इंसान होंगे जो बुद्ध जैसे देवता का गुरु बने। ठीक है, इसके अलावा एक शिवाजी का गुरु भी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, जब खाली मूड में एग्जामिनर होता है, तो रामदास बता दीजिएगा, रामदास। ठीक है, इसके अलावा महात्मा बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं इसे त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें त्रि का मतलब 3 है, तो इसमें एक सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है, और एक अधिम पिटक है। ठीक है, ये 3 ग्रंथ है आपका बौद्ध धर्म के। ठीक है, इसके अलावा बुद्ध के जो पुनर्जन्म की जो कहानी वर्णित है ये जातक के कथा में वर्णित है। तो जातक और त्रिपिटक दोनों बौद्ध धर्म के ही ग्रंथ हो गए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर जो है गुजरती है आपका 180 डिग्री ग्रीनविच से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर आपसे कहे कि 0 डिग्री को क्या कहते हैं, तो प्राइम मेरिडियन रेखा कहते हैं। इसे हिंदी में मुख्य मध्यायन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा भारत कितने डिग्री पर जो है? तो भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। देखिए ग्रीनविच से भारत का समय 5.5 घंटा आगे चलता है, चूंकि हम पूर्वी देशांतर में है। मान लीजिए कि ये है आपका ग्रीनविच, एक सेकेंड इसको मिटा देता हूं। मान लीजिए कि ये है आपका ग्रीनविच, और ये है आपका ईस्ट, और ये है आपका वेस्ट। तो अगर मान लीजिए कि ग्रीनविच से कोई 15 डिग्री जो है वेस्ट में कोई एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बगोटा। मान लीजिए बगोटा कोई देश है, 15 डिग्री जो है ग्रीनविच से पश्चिम में है, तो इसका समय ग्रीनविच के रिलेशन में क्या रहेगा? तो 15 चौका 60, 1 घंटा पीछे रहेगा, 1 घंटा माइनस में रहेगा ग्रीनविच से। ग्रीनविच में अगर 4 बज रहा है तो यहाँ पर 3 बजेगा। ठीक है, लेकिन अगर पूर्वी दिशा में होता है ना, तो टाइम जुट जाता है ग्रीनविच के टाइम में। तो हम 82.5 डिग्री ग्रीनविच से पूरब में स्थित है। हमारा इंडिया जो है मान लीजिए कि यहाँ पर है ना, यहाँ पे है जो 82.5 डिग्री पर रहा है। तो 1 डिग्री के अंतर में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो 82.5 को 4 से गुना करेंगे ना तो 330 हो जाएगा, और 330 का मतलब ना 5.5 घंटा होता है। इसीलिए हम ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पूरा चक्र। इसके अलावा पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो वायुमंडलीय परत है ना, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल के 5 लेयर में सबसे नीचे जो है ये क्षोभ मंडल है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ये वाला थोड़ी होगा कि यही होगा, है ना। हमारे माथा पर पहले छत आएगा तब ना सेकेंड फ्लोर आएगा भाई। तो इसी प्रकार से ठीक है, सभी प्रकार के जो मौसमी घटना होते हैं ये आपका क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं, जैसे तरित झांझा आना, मेघ का गरजना, ये सब जो है आपका क्षोभ मंडल का ही काम है। इसके अलावा वायुयान जो उड़ती है इसके लिए आदर्श स्थिति समताप मंडल को माना जाता है। समताप मंडल में ही ओजोन का लेयर स्थित है। ओजोन का कुछ इस प्रकार का फार्मूला होता है, O का 3। इसके अलावा ओजोन परत को जो है क्षति यानी हानि जो है कौन पहुंचा रहा है? तो CFC पहुंचा रहा है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन पहुंचा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कौन से प्रोटोकॉल में निर्णय लिया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
है ना, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। इसके अलावा एक प्रश्न और इससे पूछा जाता है कि जो रेडियो वेव वगैरह होता है, जो आपका तरंग वगैरह होता है, वो किस मंडल से जो है रिफ्लेक्स होके पृथ्वी पे जो है संचार भेजते हैं। तो इसको बता दीजिएगा भैया कि आयन मंडल, नाम से ही स्पष्ट है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण जो नहीं है ये आपका है प्राण वायु, ऑक्सीजन। प्राण वायु होता है ये भाई, ये नहीं रहे तो कोई नहीं रहेगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब नाइट्रस ऑक्साइड का कई बार आपसे सूत्र पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O और एक होता है NO2। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा ना भाई, O2 बाद में लगा रहे तो उस चीज का नाम ले लो और फिर डाइऑक्साइड बोल दो, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। एक बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया कि नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग कहां करते हैं। हंसाने वाला गैस तो सभी बच्चे जानते हैं 99% कि इसे हंसाने वाला गैस कहा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है आप शल्य चिकित्सा में करते हैं। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा समझते हैं? जो ऑपरेशन वाली चिकित्सा होती है भैया, उसे शल्य चिकित्सा कहते हैं। सर्जन लोग इसका उपयोग करते हैं बेहोश करने के लिए, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है आप आग बुझाने के लिए भी करते हैं, पेय पदार्थ बनाने के लिए भी करते हैं, जो ठंडा पेय पदार्थ वगैरह होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार होती है? तो ग्रीन हाउस गैस ही जिम्मेवार होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग कौन सी वाला है भाई? तो ये अगर आ जाता है ना तो गर्मी बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, समुद्र की जो जल की स्तर है वो बढ़ सकता है, मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है। इसीलिए आप हर साल देखे होंगे कि ये समिट हो रहा है, ये समिट हो रहा है जलवायु परिवर्तन वगैरह पे, तो खास मोटो रहता है कि इन्हीं की मात्रा में जो है कम किया जाए, रोका जाए। इसके अलावा सभी ग्रीन हाउस गैसों में, जो भी ग्रीन हाउस गैस का अभी आपने नाम सुना, सबसे अधिक विचलन जलवाष्प दर्शाता है। जलवाष्प सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस है और सबसे ज्यादा परिवर्तनशील वाला गैस है ग्रीन हाउस गैसों में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वा ग्लांस में गोताखोर के द्वारा ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस को मिला के सांस लेने के लिए यूज किया जाता है? तो हीलियम गैस को मिला दीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को पतला करना होता है ताकि सांस लेने में जब बहुत अंदर समुद्र के गहराई में जाएगा तो जब वहां पे जो है कोई कठिनाई ना हो और उनके मुंह से ब्लड वगैरह ना आए। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, भारी होती है लिखा है भाई, भरी नहीं, जिसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, बता दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है। दोस्तों मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, उन्हें भी मजा लेने दीजिए, अकेले अकेले मजा लेना बुरी बात है, ठीक है। इसके अलावा वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता होती है, लगभग 78% होती है, और 21% आपका ऑक्सीजन होता है, और 1% में लगभग सभी अन्य गैस आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन तो धूम मचा रहा है। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची से आपको पहचानने के लिए बोल दिया जाता है कि बताइए कौन सा जो है क्वेश्चन मतलब ये नहीं है, इस सूची में नहीं है। तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, निगम कर, निगम कर होना चाहिए, यहाँ पे निगम कर लिख लो। इसके अलावा बीमा, शेयर बाजार, रेलवे, जनगणना, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी आपके संघ सूची की विषय हैं। अब मैं आपको बता दूं कि संघ सूची में सर्वाधिक विषय हैं 100। इसके अलावा 61 सूची जो विषय जो है आपके राज्य सूची में है, और सबसे कम विषय जो है समवर्ती सूची में है 52। तो ये भी याद आपको रखना जरूरी है, आंकड़ा पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा इस पे कौन कानून बनाते हैं ये तो आप जानते हैं, संघ पे संघ कानून बनाते हैं, राज्य पे राज्य कानून बनाते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में जैसे अब आपातकाले लगल है, जैसे राष्ट्रपति शासन चल रहा है, तो उस समय कानून कौन बनाएगा? तो संघ न बनाएगा। समवर्ती सूची में दोनों मिल के बनाता है। समवर्ती सूची की व्यवस्था जो है कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और कुछ बताइए जी सर। तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है,
प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तीनों सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखी गई है, तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको, है ना। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन निर्माण के समय 8 गो था। वर्तमान में 22 भाग है जो 25 भागों में विभक्त है, जैसे 4 का 4 के ए बन गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य को रख दिया गया। तो इस प्रकार से 3 ब्रांच और बढ़ गए। इसके अलावा राज्य सूची के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो देख लीजिए, राज्य सूची में शामिल है, जैसे कारागार है जो जेल होता है, स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायत को आप कह सकते हैं, है ना। स्थानीय स्वशासन नाम से ही स्पष्ट है कि स्थानीय स्वशासन, जगह उसी जगह का स्वशासन, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत है कि कहीं कोर्ट कचहरी नहीं जाना है, निपटा लो यहीं पे। मनोरंजन, पशुपालन, सिंचाई, ये सब आपके राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची का जो इंपॉर्टेंट विषय है, जैसे शिक्षा, यही ज्यादा पूछते हैं। दंड विधि प्रक्रिया, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, और वन्य जीव संरक्षण, यही पूछा गया था ना जी कि वन्य जीव संरक्षण किस सूची में आएगा। तो ये तो कॉमन सेंस है कि भाई वन्य जीव संरक्षण पे खाली केंद्र थोड़ी निर्णय लेगा, राज्यों का कुछ दायित्व बनता है, तो दोनों जो है मिल के लेता है, यानी समवर्ती सूची का है। निम्नलिखित में से कौन एक कथकली का कलाकार है? तो ये मृणालिनी साराभाई है, जो भरतनाट्यम के साथ साथ कथकली भी करती है। देखिए एग्जामिनर हो गया है चालाक, तो अब ऐसे कैरेक्टर ही पूछ रहे हैं जो एक से अधिक नृत्य करता है और बच्चे को लगता है कि ये तो ऑप्शने में नहीं है, तो हलवला के कोनो एगो मार देता है और घर पर आता है तब देखता अरे बाप रे ये तो गलती हो गया। तो ऐसे नहीं करना है। देखिए मृणालिनी साराभाई जो है ये भरतनाट्यम के साथ साथ कथकली भी कर लेती है, और सोनल मानसिंह जो है ये ओडिसी के साथ साथ भरतनाट्यम भी कर लेती है, और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी कर लेती है। तो इन तीनों को विशेष रूप से ध्यान रखें। बाद बाकी तो मैं इतना दे दिया हूं आपको डोज की आपको एग्जाम में जो है कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं है, ठीक है। और नृत्य पे मैंने एक वीडियो बनाया था जी HCM के समय या फिर GD के समय, याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है अगर आप आने वाले समय में भी एग्जाम अटेंड करने वाले हो तो। असम में बालिकाओं को प्रथम बार पीरियड आने पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन अभी अभी हाल में पूछा गया था, जो असम का ही पूछा गया था शायद, है ना। तो ये आपका तिलोनिया बिया त्योहार होती है जो 7 दिनों तक चलती है और 7 अलग अलग जगह पे बालिकाओं को रखी जाती है, क्योंकि उस समय सूर्य, चंद्रमा इत्यादि जो भी ग्रह नक्षत्र हैं उनको डायरेक्ट उन्हें नहीं देखा दिया जाता है, ऐसा अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो जो पीरियड होती है उस समय जो है लड़कियों में ये त्योहार मनाया जाता है तिलोनिया बिया, जो असम का है। उसी प्रकार से जो ये त्योहार होता है उड़ीसा के अंदर, यही त्योहार जो मैंने अभी बात करा, तो इसे रजो पर्व या रजो महोत्सव कहा जाता है, जो 3 दिनों तक चलती है उड़ीसा में। ये त्योहार जो है नॉर्थ ईस्ट में चलता है और फिर पूर्व तटीय घाटीय प्रदेश में चलती है, ठीक है। हालांकि तमिलनाडु और कर्नाटक में भी चलती है, तो ये भी पूर्वी तट का जो है कुछ हिस्सा तक तो टच करता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु के इस पर्व को जो इसी पर्व को जो है तमिलनाडु में मंजल निरातु बीजा कहा जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में इसे पेडमानेसी पड़ेगा कहा जाता है, कर्नाटक में इसे ऋतु शुद्ध कहा जाता है। तो आपको इतना समुद्र उपजने की जरूरत नहीं है। रजो पर्व याद रखना है, तिलोनिया बिया याद रखना है, क्योंकि असम का अगर एक बार त्योहार पूछा ना एग्जामिनर तो पूछता ही रहता है, वो भूल जाता है, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसे प्रथम बार भारत रत्न नहीं दिया गया था? जैसे आपको मैं पहले प्रोटोकॉल बता दूं कि भारत रत्न एट अ टाइम 3 ही आदमी को दिया जा सकता है, 3 से अधिक आदमी को एक समय में भारत रत्न नहीं दिया जा सकता है, ऐसा नियम है। तो जो 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो पहली बार में 3 आदमी को जो मिले थे, ये 3 आदमी है माननीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, और इन्हीं के जन्मदिन पे 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी साहब, इसके अलावा डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी, जो देश के सर्वोच्च पुरस्कार है। सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार 2014 ईस्वी में दिया गया था, जो पूछा गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी है। 2015 में यह पुरस्कार अटल बिहारी वाजपेयी साहब, क्योंकि ये बीजेपी के जो है रहे हैं, तो ये पूछा जा सकता है भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका किसकी बनी होती है? देखिए कोशिका भी धूम मचा रहा है एग्जाम में, काफी क्वेश्चन है जी, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई बात नहीं जी, है ना। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ये आपका प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक को जो आपका बना होता है कोशिका, ये सेलुलोज के बने होते हैं, और प्रोकैरियोटिक जो बने होते हैं ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, मतलब पादप कोशिका में पाई जाती होगी। इसके अलावा पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, मतलब जंतु कोशिका में लवक नहीं पाई जाती होगी, जैसे क्लोरोफिल वगैरह। भाई साहब चलते हैं आगे। अगला जो हमारा कुछ यहाँ पे है
कोशिका का ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका के आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम कब आया था, तो 1992 में आया था। यह ग्राम पंचायत से संबंधित है ना। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। लागू पूछेगा तो 93, आया कब तो 92। ठीक है। इसके अलावा इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। संविधान के 9 भाग और 11वीं अनुसूची में पंचायती की व्यवस्था की बात कही गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे तरफ से सुझाए गए कुछ मतलब क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे ही दिलाएंगे, गारंटी है मेरी दोस्तों। क्योंकि बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत लगता है इतने चीज, इतने कंटेंट मतलब रिफाइंड वाला जो है प्योर मट्ठा निकालने के लिए। ठीक है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो दोस्त तक जरूर पहुंचा देना। ठीक है भैया।